ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाए गए हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पूरी दिल्ली को लगभग ठप कर रखा है। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं हर राज्य से पहुंचे हैं और ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन लुटियंस जोन में किया जा रहा है। दिल्ली में ईडी के दफ्तर का घेराव हो रहा है और देश में 25 राज्यों में फैले ईडी के दफ्तरों में कांग्रेस ने बम पर धरना और प्रदर्शन किया और अपना प्रबल विरोध दर्ज कराया। तो ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर राजनीति से प्रेरित कदम? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, दिल्ली में आज लुटियंस जोन में संग्राम मचा हुआ था और संग्राम इस कदर कि दिल्ली पुलिस के थामे नहीं थम रहे थे कांग्रेसी, और बहुत समय के बाद कांग्रेसियों में थोड़ी ऊर्जा दिखी अपने नेता के बचाव के लिए या अपने नेता के समर्थन में। दिल्ली में आज जब राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के समन पर पेश होना था, लुटियंस जोन में बवाल मचा हुआ था। इस बवाल को हम बताएंगे आगे चलकर, लेकिन पहले ये थोड़े से मसले को समझ लें कि आखिर ये मामला है क्या। राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस क्यों हुआ, कब हुआ? दरअसल आज़ादी के पहले 1938 में कांग्रेस पार्टी एक अखबार निकालती थी। आप लोगों को नाम याद होगा, नेशनल हेराल्ड। ये अखबार निकलते थे। जवाहरलाल जी का बड़ा प्रिय अखबार हुआ करता था, नेहरू जी का। और उसके बाद ये अखबार एक समय आज़ादी के बाद से लेकर और 60-70 के दशक तक भारतीय पत्रकारिता में इस अखबार का कब्जा हुआ करता था। आम जनमानस में नेशनल हेराल्ड की बड़ी इज्जत थी। कांग्रेस का अखबार था, कांग्रेस का मुखपत्र था, लेकिन इस अखबार की रीच बहुत बड़ी हुआ करती थी। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदली और नेशनल हेराल्ड धीरे धीरे ख़त्म होता गया और एक वक्त आया जब नेशनल हेराल्ड पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन नेशनल हेराल्ड को पाल पोस कर बड़ा किया कांग्रेस ने, तैयार किया कांग्रेस ने। अब जब नेशनल हेराल्ड बंद हो गया, उसका सब हिसाब किताब खत्म हो गया। कर्जा कितना निकला? 90 करोड़ के आसपास नेशनल हेराल्ड पर, नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी पर। लेकिन नेशनल हेराल्ड के पास दिल्ली और दूसरे राज्यों में उनके दफ्तर हुआ करते थे, उनकी अपनी संपत्ति। आज इन संपत्तियों की कीमत ही तकरीबन अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ की हो चुकी है। तब सस्ते में ली गई थी, उस वक्त का ज़माना अलग था, पर आज का दौर अलग है। तो जब नेशनल हेराल्ड की कंपनी को ख़त्म किया जा रहा था, उसे जो टेक ओवर कर रही थी यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी, उस कंपनी में 2 डायरेक्टर बने, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन दोनों के 38-38% उसमें शेयर थे। जितने भी कर्जे थे नेशनल हेराल्ड के, वो कांग्रेस पार्टी ने लोन देकर चुका दिया 90 करोड़ का। और उस कंपनी पर, उस संपत्तियों पर नियंत्रण किसका हो गया? नेशनल हेराल्ड की कंपनी एजेएल से हटकर यंग इंडिया लिमिटेड के हो गया, जो कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों उसके डायरेक्टर। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने ही नेशनल हेराल्ड को खड़ा किया था और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वो संपत्तियां बिकें, इसलिए वो संपत्ति आ गई इधर। लेकिन वो यंग इंडिया लिमिटेड कांग्रेस की ना होकर बल्कि उसमें डायरेक्टर बने 2, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ईडी का आरोप अब यह है कि इस पूरे मामले में 55 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है कलकत्ता की किसी कंपनी के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो 90 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल फंड से एजेएल को, यंग इंडिया लिमिटेड को पैसे दिए ताकि एजेएल के लोन को चुकाया जा सके, और बाद में कांग्रेस ने वो लोन माफ़ कर दिया। इस लोन माफ़ी और यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा एजेएल की कर्जदारी को चुकाए जाने को प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मानता है। ये है कुल बात। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत सिंपल सी बात थी जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड की जा रही थी। ये मैंने आसान भाषा में आपको समझाया कि ये कुल है मामला। तो इसमें 2 जो मेजर शेयर होल्डर हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनको ईडी ने समन भेजा है। और ये केस कब से चल रहा है? 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने स्थानीय अदालत, निचली अदालत में इसमें केस दर्ज किया था। 14 में मोदी सरकार आ गई और 15 में या 14 के आसपास प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया। तब से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन अब ये मामला फिर से उभार पा चुका है। तो ये कुल मामला है। कुछ बयान सुने, फिर मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। कांग्रेस का व्यक्ति अपने को चार्ज महसूस कर रहा है और इस लड़ाई में सम्मिलित है। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, ये सत्याग्रह है। सत्यमेव जयते के लिए सत्याग्रह शुरू। उल्टा पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि जितने भी लोग परेशान हैं देश भर में, वो सब आ रहे हैं राहुल के सपोर्ट में और वो आंदोलन कर रहे हैं। और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था और उनको एक नेता चाहिए था जिसके लिए वो सपोर्ट कर पाए। ईडी या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालना कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से गांधी खानदान को देना चाहिए। क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती। तो आज की परिचर्चा बहुत ही दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि गौर से सुनिए, सारी तस्वीर हम क्लियर करेंगे आज। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और संजय बेचन जी बहुत ही मशहूर पत्रकार। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए।